हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मांग की लोच। मांग की लोच में हम बात करेंगे आज कि मांग की लोच को कैसे याद करें, इसके कितने मेथड होते हैं। मांग लोच याद करने के सामान्यतः 3 मेथड होते हैं। पहली विधि जिसका नाम है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, इसका दूसरी विधि बिंदु रेखीय विधि और तीसरी कुल व्यय विधि। हम बात करें अनुपातिक या प्रतिशत विधि की, तो अनुपातिक या प्रतिशत विधि के बारे में हमें प्रोफेसर फ्लक्स ने बताया था, इसलिए इस विधि को हम फ्लक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसको प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं, है ना। अनुपातिक मींस प्रोपोर्शनल मेथड। फिर सेकंड मेथड है अपना बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि यानी कि पॉइंट मेथड, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, आलेखी विधि के नाम से इसको जानते हैं या ग्राफिक विधि के नाम से इसको जानते हैं, जिसे अपन ज्योमेट्रिकल मेथड कहते हैं। थर्ड है अपनी कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का मतलब होता है कि हमें जो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच है वो किसके कंपेयर में हमें फाइंड करनी है, वे के कंपेयर में। यानी किसी गुड्स को आप खरीद रहे हो तो उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है उससे संबंधित ये विधि होती है, जिसे हम कुल व्यय विधि कहते हैं या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम सबसे पहले एक्सप्लेन जो करेंगे, हम सबसे पहले कुल व्यय विधि को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो कुल व्यय विधि, देखो मुझे ये बताओ, कोई वस्तु आप खरीदते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, क्या देखते हो, वस्तु खरीदने जाते हैं बाजार में तो उसकी कीमत देखते हैं। फिर उसके ऊपर देखते हैं कि हमें कितना चाहिए, कितनी इकाइयां हमें परचेस करनी है। तो उस इकाइयों को जो आप परचेस करते हो तो टोटल क्या होता है उसके ऊपर खर्चा। तो वो खर्चा आप कैसे निकालते हो, किसी वस्तु पर किया गया खर्चा किस पर निर्भर करता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्राइस पर। अगर प्राइस में चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर क्या चेंज होगा, आप टोटल एक्सपेंडिचर को भी क्या करोगे, चेंज करोगे, है ना। तो कई बार उपभोक्ता जो करता है ना वो नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइस में इंक्रीमेंट या डिक्रीज हो या प्राइस में परिवर्तन हो रहा है किसी भी तरह का, और उपभोक्ता खर्चों में भी क्या करे, परिवर्तन करे। अब दोनों में कैसा परिवर्तन होता है, दोनों में एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में आए। देखो यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स है और उस एक्स कमोडिटी को परचेस करने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है ये वो है, ठीक है ना। अब इसमें अगर इंक्रीज हो रही है प्राइस में तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और प्राइस में डिक्रीज हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। दोनों में कैसा रिलेशन है, दोनों में है धनात्मक या सापेक्ष रिलेशन। कैसा है, सापेक्ष या धनात्मक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एक्स कमोडिटी। मतलब एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु पर किए गए खर्च के बीच में कैसा संबंध है, सापेक्ष संबंध है, धनात्मक संबंध है। मतलब दोनों में परिवर्तन क्या हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। बढ़ने पर दोनों ही बढ़ रहे हैं, कम होने पर दोनों ही कम हो रहे हैं। तो इस दशा में जो मांग की लोच होगी ना, एक्चुअली क्या होगी, बेलोचदार होगी। क्या होगी, बेलोचदार, यानी कि ईडी क्या होगी, इन इलास्टिक, यानी कि इतना इसमें कोई ज्यादा लोचदार लोच देखने को हमें नहीं मिलेगी। सर लोच का मतलब क्या होता है, एक बार वापस समझो। तो लोच का मतलब सिंपल सा है, हम हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अब मैं इसको ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स डाल रहा हूँ, और इस पे फोर्स डालने पर देखो इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है भाई। किसी भी चीज में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोच बोलते हैं, है ना। लोच कॉमनली अपन यूज करते हैं, जैसे रबड़ है तो रबड़ में क्या होता है, इलास्टिक होती है वो रबड़, तो उसमें क्या होता है कि उसको अपन चाहे जैसे मूव कर सकते हैं, है ना। कोई जैसे कि पेपर है अपने पास, तो पेपर को अपन फोल्ड करें या ऐसे ही रखें तो उसमें लोच ज्यादा होती है। रबड़ है, प्लास्टिक है, तो इन सब में ये क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लोचदार होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, लोच होती नहीं है, बेलोच होते हैं। जैसे कि ये क्या है, बेलोच है। लेकिन यहां पर देखो लास्ट में क्या शब्द लिखा मैंने, बेलोचदार, दार लिखा ना, मतलब हल्की फुल्की लोच होगी, बाकी इतनी लोच उसमें देखने को नहीं मिलेगी। कब, जब प्राइस और कुल व्यय दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हो, धनात्मक रूप से संबंधित हो। कैसे संबंधित हो, सपोज करो किसी वस्तु की प्राइस 10 रुपए थी और उसके ऊपर खर्चा कितने रुपए का हो रहा था, 100 रुपए। अब कीमत बढ़कर के 15 हो गई, खर्चा बढ़कर के 150 हो गया। तो देखो क्या हुआ, कीमत बढ़ी, खर्चा भी बढ़ गया, तो दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिले तब आप क्या बताओगे,
तो मैं सीधा ये पूछूंगा कि किसी वस्तु की प्राइस 15 रुपए बढ़ गई और उसके ऊपर खर्चा जो था वो पहले से बढ़ गया, तो बताओ कीमत लोच क्या है? अब आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पर देखो खर्चा दे रखा, तो कौन सी विधि यूज करनी है अपन को? कुल व्यय विधि यूज करनी है। कौन सी विधि यूज करनी है? कुल व्यय विधि। अब दोनों में आप चेक करो संबंध कैसा है। देखो इसमें भी वृद्धि हो रही है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो देखो परिवर्तन जो है ना प्राइस और कुल व्यय दोनों में कैसा हो रहा है? एक ही दिशा में हो रहा है। जब परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, किस किस के बीच में? कीमत, वस्तु की कीमत और वस्तु पर किया गया टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों में जो चेंजेस है वो सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही दिशा में हो, तो वहां अपन क्या बोलेंगे? लोच के बारे में क्या कहेंगे कि लोच कैसी है? बेलोचदार, इनएलास्टिक। अब सेकंड थिंग, जब दोनों में रिलेशन कैसा हो? नेगेटिव रिलेशन हो, मतलब ऋणात्मक संबंध हो। सर ऋणात्मक संबंध कैसे? अरे सिंपल सी बात है, एक बढ़े और एक घटे, मतलब प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? डिक्रीज, या प्राइस डिक्रीज हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है? विपरीत या ऋणात्मक। तब ये सिचुएशन हो तो हम क्या कहेंगे कि लोच कैसी है? इनके बीच में लोचदार है। तो ईडी क्या होगी? इलास्टिक, यानी कि लोचदार होगी। लेकिन एक कंडीशन ये आती है कि प्राइस में तो आप चाहे जितना चेंज कर लो, प्राइस में इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, व्हाटएवर, बट आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस गुड्स पर वो क्या है? पहले जितना ही है, यानी कि कांस्टेंट ही। तब इस तरह का होता है कि प्राइस में चेंज हो बट टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या रहे? रिमेन बी कांस्टेंट, यानी कि यथास्थित है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? मांग की लोच क्या है? एक मांग लोच। क्लियर है? तो ये कंडीशन समझ में आई। जैसे सपोज करो किसी वस्तु की प्राइस है 10 रुपए, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100 रुपए। अब प्राइस है ना 10 से घट करके क्या हो गई? 5 रुपए हो गई, प्राइस घट करके 5, और ये क्या है? खर्चा अभी भी वही है 100 रुपए। तो बताओ प्राइस में तो चेंजेस हो रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? पहले जितना ही है। तो बताओ यहाँ पर डिमांड इलास्टिसिटी क्या है? मांग की लोच क्या है? एक ही, यानी एक ही का मतलब क्या होता है? ED इज टू 1, एक के बराबर। तो क्लियर है? यही आपकी क्या है? कुल व्यय विधि। अब आ जाओ इसमें दूसरा है आपके पास बिंदु रेखीय विधि। भाई इसका क्या होता है? बिंदु देखना है। किसका बिंदु देखना होता है? पॉइंट मैटर करता है। पॉइंट किसका देखना आपको? पॉइंट देखना डिमांड कर्व का। तो इस मेथड में अगर आपको मांग की लोच निकालनी है तो इसके लिए एक चीज आपको नीड होगी जिसको बोलते हैं टूल्स। टूल्स क्या है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व लेंगे, देखो ये डिमांड कर्व लिया मैंने, यहाँ पर देखो QX और PX ली, ये एक लाइन है जिसको ये किसको डिनोट कर रही है? मांग वक्र, यानी कि डिमांड कर्व को। अब डिमांड कर्व के देखो अलग अलग पॉइंट होते हैं ना, तो सेम टू सेम यही होता है कि मांग वक्र के अलग अलग बिंदु जितने भी है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड कर्व, सो डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या? मांग वक्र के अलग अलग बिंदु जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? अलग अलग मांग की लोच को बताते हैं। जैसे सपोज करो अगर कोई बिंदु यहां पर है, मांग वक्र का वह बिंदु जो कहां हो, ये कौन सा एक्स है? वाई एक्स और एक्स है, दो होते हैं ना, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मांग वक्र का वह बिंदु जो कहां पर हो? वाई एक्स पर हो, तो वहां पर जो मांग की लोच होगी ईपी या ईडी वो क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये होता है कि इस मेथड में, बिंदु रेखीय विधि में, यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड में, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या है? LS अपॉन में US मींस लोअर सेगमेंट मतलब निचला हिस्सा अपॉन डिवाइड बाय अपर सेगमेंट मतलब ऊपरी हिस्सा। और इस तरह से आप क्या करोगे? इस मेथड के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करोगे। अब जैसे कि देखो यहां पर है तो देखो इसका निचला हिस्सा तो देखो बहुत सारा है बट ऊपरी हिस्सा कुछ नहीं है, तो ऊपरी हिस्सा तो क्या हो गया यहाँ पर? अगर मैं इस पॉइंट पर फाइंड आउट करूं तो मुझे बताना फॉर्मूला क्या है? LS अपॉन में US। अब मुझे यहाँ बताओ LS मतलब लोअर सेगमेंट तो बहुत ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। बट अपर सेगमेंट क्या? ऊपर वाला हिस्सा तो कुछ है नहीं ना, देखो ये लास्ट पॉइंट है, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? 0। अब हम क्या करें? अगर किसी भी डिजिट में हम अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? आंसर अपना इन्फिनाइट के इक्वल आता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो ईपी होगी ना आपकी, वो क्या होगी? अनंत लोच होगी, यानी कि इन्फिनाइट होगी। अब मैं बात करूं यहाँ पर, देखो एकदम सेंटर पॉइंट डिमांड कर्व का जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु ऑफ मांग वक्र, वहां पर क्या होता है?
LS और US, मतलब इसका निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब बराबर में बराबर का भाग देते हैं भाई, LS भी बराबर है और US भी बराबर है, तो दोनों कट करके क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो देखो ये सब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो LS अगर US से ज्यादा है तो EP क्या होगी, ग्रेटर देन 1। LS अगर US से कम है तो EP क्या होगी, लेस देन 1। और LS US के बराबर है, मतलब LS मतलब निचला हिस्सा ऊपरी हिस्सा के बराबर है, तो मान की लोच क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। और अगर ऊपरी हिस्सा क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब कि सॉरी निचला हिस्सा क्या आ जाए, 0 हो जाए। देखो कि यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका हिस्सा तो आ गया 0 और ऊपरी हिस्सा बहुत कुछ है। तो हम किसी भी 0 में अगर एक का डिवाइड करते हैं तो बताओ क्या आता है आंसर, 0 आता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ US क्या है, ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो EP क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको क्या कर दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। बताओ यहाँ पर कोई डाउट है क्या? सिंपल सा ये फॉर्मूला है जिसके अंदर आप क्या करोगे, बिंदु रेखीय विधि, मतलब कि पॉइंट मेथड के द्वारा आप क्या करोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज कैलकुलेट करोगे। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेथड हो गए आपके कुलवे विधि और विल्सन की विधि। भाई सीधा सीधा है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, कोई भी एक मेथड के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से इसको डिनोट और एक्सप्लेन करना है। और इसके बाद हम बात करते हैं अनुपातिक या प्रतिशत विधि की, जिसको अपन फ्लेक्स मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं। देखो इसमें सिंपल सी बात है, इसमें एक फॉर्मूला आपको देखना है। देखो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में आपको रेशियो फाइंड आउट करना होता है बिटवीन, रेशियो मतलब अनुपात फाइंड आउट करना होता है। अनुपात किसके बीच में, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मींस मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसका कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से क्या लेना है, अनुपात लेना है। इन दोनों का जो अनुपात होगा, दोनों का जो रेशियो होगा, वो रेशियो ही आपको क्या कहलाएगा, मांग की लोच कहलाएगा। अब ये रेशियो कैसा आता है, तो देखो अपन यहाँ पर देखते हैं। सपोज करो यहाँ पर कीमत में, मैंने यहाँ लिख दिया कीमत में, कीमत यानी कि PX में परिवर्तन कितना हुआ, 20%। कितना हुआ, 20%। और मात्रा में यानी कि QX में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 30%, है ना। तो अब मैं इसको 30 की जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 10%। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ये दोनों ले लो। तो देखो मांग मात्रा में यानी क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है भाई, 10%। तो मैंने यहाँ लिख दिया 10% इज टू कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो देखो कीमत में कितना भाई, 20% और यहाँ भी परसेंट। तो देखो हम रेशियो को किस में सोल्व करते हैं, डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, 10% डिवाइड बाई 20%। बात समझ आ रही? तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 0.5। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप अनुपातिक या प्रतिशत विधि से मांग की लोच कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी इसकी क्या है, नोटेशन है जो आपको याद रखनी है कि अगर क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज प्राइस से ज्यादा हो तो ईपी आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज प्राइस में हुए परसेंटेज चेंज से क्या हो, कम हो, तो ईपी लेस देन 1 हो जाएगी। और दोनों ही इक्वल हो तो ईपी इकाई के बराबर यानी कि क्या हो जाएगी, यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगी, इकाई के बराबर 1 हो जाएगी। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन कीमत क्या है, कांस्टेंट है, मतलब यथास्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वहां पर ईपी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ईपी क्या हो जाएगी, अनंत। और क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन कीमत में क्या हो रहा है, प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो वहां पर ईपी क्या हो जाएगी, 0। ये सब क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप वापस से कमेंट करके बता देना, ताकि मैं और इसका वाइड प्रॉपर सिंगल को एक्सप्लेन कर दूंगा।